वीडियो में हम आपको बरे-सगीर पाक व हिंद पर 800 साल से भी ज्यादा अरसे तक हुकूमत करने वाले मुसलमान बादशाहों और सुल्तानों के बारे में बताने वाले हैं। आज की वीडियो में आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, भारत, बांग्लादेश और नेपाल के कई इलाकाजात पर सदियों तक हुकूमत करने वाले 70 से जायद मुसलमान बादशाहों के बारे में जान सकेंगे। साल 998 ईस्वी से लेकर साल 1857 तक का मुकम्मल रिकॉर्ड और अहवाल आज की एक्सक्लूसिव वीडियो का हिस्सा है। गजनवी सल्तनत हो, गौरी हो, ममलोक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, सूरी और मुगल सल्तनत के तमाम बादशाह और सुल्तान कितने कितने अरसे तक बरसरे इक़्तिदार रहे, आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। दिल्ली सल्तनत के बादशाहों की कब्रें किस किस मुल्क में और कैसी हालत में हैं, ये भी आप देख सकेंगे। बरे-सगीर पाक व हिंद में वो कौन सी मुसलमान खातून थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा बादशाह था जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। इसके अलावा वो हिजड़ा कौन था जो दिल्ली सल्तनत का बादशाह रहा। अगर आप दिल्ली सल्तनत की तारीख को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आप सब दोस्तों से इल्तमास है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी लाजमी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस सबसे पहले आप ही को मिल सकें। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुसलमान रियासत की बुनियाद उसी वक्त पड़ गई थी जब मोहम्मद बिन कासिम ने अपने जानिसार साथियों के हमरा वादी सिंध में अपना पहला कदम रखा था। 17 साला मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला 49 साला महाराजा ऑफ सिंध राजा दाहिर से हुआ। मुसलमान फौज ने सिंध को फतह कर लिया और राजा दाहिर 712 ईस्वी को मौजूदा दौर के नवाब शाह के नजदीक दरिया सिंध के किनारे पर मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान तक का इलाका फतह किया। महकमा आसार कदीमा के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम के दौर की मस्जिद और दीगर चंद इमारात आज भी मौजूद हैं। मोहम्मद बिन कासिम के 300 साल बाद सरजमीन हिंदुस्तान पर एक बाकायदा मुसलमान रियासत का आगाज गजनवी सल्तनत से हुआ। गजनवी सल्तनत के अरूज में उसकी हदें ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कई इलाकों तक फैल चुकी थी। गजनवी सल्तनत 977 ईस्वी से 1186 ईस्वी तक करीबन 209 साल तक कायम दायम रही। शुरू में इसका दारुल हुकूमत गजनी था, जबकि 1163 से 1186 तक लाहौर को दारुल हुकूमत बनाया गया। गजनवी सल्तनत का बानी अबू मंसूर सुल्तान सबुक्तगीन था, जिसने अपनी सल्तनत को कश्मीर तक तोसी दी। गजनवी सल्तनत में सुल्तान सबुक्तगीन के बाद उसका बेटा इस्माइल जानशीन बना, जो सिर्फ 7 माह तक सुल्तान रहा। इस्माइल की वफात के बाद उसका दूसरा भाई और सुल्तान सबुक्तगीन का दूसरा बेटा गजनवी सल्तनत का वारिस और सुल्तान बना, जो तारीख में सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से जाना जाता है। सुल्तान महमूद गजनवी 998 से 1030 तक बादशाह रहा। ये वो वक्त था जब काबिल और सरहद के इलाकों बशमूल पिशावर पर हिंदू शाही की हुकूमत थी। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में पिशावर के मकाम पर हिंदू राजा जयपाला को शिकस्त दी और अपनी सल्तनत को तोसी दी। इसके बाद मुल्तान तक का इलाका भी फतह कर लिया गया। महमूद गजनवी की फतुहात की फहरिस्त बहुत तवील है। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और उसे कामयाबियां मिलती गईं। महमूद गजनवी की सल्तनत का दायरा कार मौजूदा भारत की रियासतों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैल चुका था। महमूद गजनवी की बड़ी कामयाबियों में से एक सोमनाथ का इलाका फतह करना था। सोमनाथ का मंदिर आज भी भारतीय रियासत गुजरात में वाक़ है। महमूद गजनवी की वफात 1030 में हुई और उनका मकबरा गजनी अफगानिस्तान में वाक़ है। सुल्तान महमूद गजनवी की वफात के बाद उनके बेटे, उनके पोते, उनकी औलादें गजनवी सल्तनत की जानशीन बनती रहीं। गजनवी सल्तनत के आखिरी सुल्तान का नाम ताजुद्दौला खुसरू मलिक था, जो 1160 से 1186 तक सुल्तान रहा। साल 1186 गजनवी सल्तनत का आखिरी साल था जब दारुल हुकूमत लाहौर पर गौरी बरादरान यानी गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी और सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया और खुसरू मलिक को कैदी बनाकर गौर अफगानिस्तान लाया गया और यूं गजनवी सल्तनत का खात्मा और गौरी सल्तनत का आगाज हुआ। वैसे तो गौरी सल्तनत का आगाज 879 ईस्वी में हो गया था, लेकिन उसकी तोसी गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1186 में की और फिर ये सल्तनत 1215 तक कायम रही। 1202 में गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी की वफात के बाद उसका भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी बादशाह बना। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1202 से 1206 तक तकरीबन 4 साल के लिए बादशाह रहा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की सल्तनत का दायरा कार अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और शुमाली भारत के अलावा बांग्लादेश तक फैला हुआ था। सुबह पंजाब की तहसील सोहावा जिला जहलम में उन्हें नमाज की अदायगी के दौरान
قتل کر دیا گیا۔ ان کا قاتل کون تھا، اس بارے میں کافی تضاد پایا جاتا ہے۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق ہندو راجا پرتھوی راج چوہان کو سلطان شہاب الدین محمد غوری کا قاتل بتایا جاتا ہے، لیکن کچھ تاریخ دانوں کے مطابق پرتھوی راج چوہان پہلے ہی قتل ہو چکا تھا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کا مقبرہ تحصیل سوہاوا، ضلع جہلم، پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان کا غوری میزائل بھی سلطان شہاب الدین محمد غوری سے منسوب ہے۔ 1206 میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کی وفات کے بعد غوری سلطنت کمزور ہو کر رہ گئی اور افغانستان کے چند علاقوں تک محدود ہو گئی اور بالآخر 1215 میں غوری سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ سال 1206 میں شہاب الدین محمد غوری کے بعد قطب الدین ایبک نے مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مملوک سلطنت کو غلام سلطنت بھی کہا جاتا ہے، جو 1206 سے لے کر 1290 تک تقریباً 84 سال تک قائم رہی۔ اس کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ قطب الدین ایبک نے پہلی بار دلی کو راجدھانی یعنی دارالحکومت بنایا اور یوں دلی سلطنت کا قیام عمل میں آیا اور قطب الدین ایبک دلی سلطنت کے پہلے سلطان بنے۔ قطب الدین ایبک ایک غلام تھے جو اپنی ذہانت کے بل بوتے پر غوری بادشاہوں کے انتہائی قریبی ساتھی اور کمانڈر بنے۔ قطب الدین ایبک 1206 سے 1210 تک بادشاہ رہے۔ قطب الدین ایبک کی شاندار تعمیرات آج بھی قابل دید ہیں۔ دلی کا قطب مینار اور قوت الاسلام مسجد ان کی تعمیر کردہ عمارتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اجمیر میں واقع 2.5 دن کا جھونپڑا بھی قطب الدین ایبک کی یادگار ہے۔ قطب الدین ایبک اپنے دشمن میوار کے راجا کا سر کاٹ کر اس سے پولو کھیلنا چاہتا تھا۔ قطب الدین ایبک جس گھوڑے پر سوار ہوا وہ گھوڑا میوار کے راجا کا تھا۔ گھوڑا اپنے مالک کا کٹا سر دیکھ کر بدک گیا اور اس نے قطب الدین ایبک کو نیچے گرا دیا، جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ قطب الدین ایبک کا مقبرہ انارکلی بازار لاہور میں واقع ہے۔ قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ 1210 سے 1211 تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا، لیکن اسے شمس الدین التمش کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ شمس الدین التمش جو قطب الدین ایبک کا غلام اور گورنر تھا، اس نے دلی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور آرام شاہ مارا گیا۔ شمس الدین التمش نے قطب الدین ایبک کی بیٹی سے شادی کی۔ وہ 1211 سے لے کر 1236 تک 25 سالوں تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ 1236 میں اس کی وفات ہوئی اور وہ قطب مینار دلی میں مدفون ہے۔ التمش کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین فیروز صرف 6 ماہ تک ہی دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ اس کے قتل کے بعد شمس الدین التمش کی بیٹی رضیت الدین سلطانہ دلی سلطنت کی حکمران بنی، جو تاریخ میں رضیہ سلطانہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ایرانی تاریخ دان فرشتہ کی کتاب تاریخ فرشتہ کے مطابق رضیہ سلطانہ بٹنڈا کے مقام پر اپنے بھائی کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ رضیہ سلطانہ نے 1236 سے 1240 تک حکومت کی۔ رضیہ سلطانہ کی قبر بلبلی خانہ اولڈ دلی بھارت میں موجود ہے۔ رضیہ سلطانہ کے قتل کے بعد اس کا بھائی معز الدین بہرام 1240 سے 1242 تک اور پھر رضیہ سلطانہ کا بھتیجا یعنی رکن الدین فیروز کا بیٹا علاؤدین مسعود 1242 سے 1246 تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ اس کے بعد التمش کے سب سے بڑے بیٹے نصیر الدین محمود کا بیٹا ناصر الدین محمود فیروز شاہ 1246 سے لے کر 1266 تک 20 سالوں تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ وہ انتہائی نیک سیرت، رحم دل اور درویش صفت بادشاہ تھا۔ ناصر الدین محمود کا مقبرہ سلطان گڑھی دلی انڈیا میں واقع ہے۔ ناصر الدین محمود کے بعد اس کا وزیر اور سسر غیاث الدین بلبن دلی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ غیاث الدین بلبن 1266 سے لے کر 1286 تک تقریباً 20 سال تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ بلبن کے دور حکومت میں دلی سلطنت بنگال تک پھیلی ہوئی تھی اور اس دور کی یادگاریں آج بھی موجود ہیں۔ غیاث الدین بلبن کا مقبرہ قطب مینار کمپلیکس دلی میں واقع ہے۔ غیاث الدین بلبن کی وفات کے بعد 1286 میں اس کا پوتا سلطان معز الدین کے بعد دلی سلطنت کا جانشین بنا۔ سلطان معز الدین 1290 میں جلال الدین فیروز خلجی کے ہاتھوں مارا گیا۔ سلطان معز الدین کے بعد اس کا بیٹا شمس الدین اپنی سلطنت کو بچا نہ سکا اور صرف 4 ماہ تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا اور یوں مملوک سلطنت یا غلام سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ مملوک سلطنت کے بعد خلجی سلطنت کا آغاز ہوا۔ خلجی سلطنت 1290 سے 1320 تک تقریباً 30 سال تک قائم رہی۔ خلجی سلطنت کا نقشہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جلال الدین فیروز خلجی سلطنت کے بانی 1290 سے 1296 تک سلطان رہے۔ ان کی قبر دلی انڈیا میں واقع ہے۔ جلال الدین خلجی کے بعد اس کا بھتیجا اور داماد علاؤدین خلجی دلی سلطنت کا نیا سلطان بنا۔ علاؤدین خلجی نے خلجی سلطنت کو ہندوستان کے طول و عرض تک توسیع دی۔ علاؤدین خلجی نے چتور گڑھ قلعہ کو فتح کر کے میوار ریاست کا خاتمہ کیا۔ میوار ریاست کی پدماوتی کے کئی قصے کہانیاں آج بھی مشہور ہیں۔ علاؤدین خلجی کی زندگی اور فتوحات کے بارے میں کچھ سال پہلے مشہور بھارتی فلم ساز سنجے
سنجے لیلا بنسالی نے اپنی کامیاب ترین فلم پدماوت بھی بنائی۔ 1316 میں سلطان علاؤدین خلجی کی وفات ہوئی۔ اس کا مقبرہ قطب مینار کمپلیکس دلی میں واقع ہے۔ علاؤدین خلجی کے بعد اس کے کمانڈر ملک کافور نے علاؤدین خلجی کے بڑے بیٹے مبارک شاہ خلجی کو قید کر دیا اور علاؤدین خلجی کے 6 سال کے بیٹے شہاب الدین عمر خلجی کو دلی سلطنت کا بادشاہ مقرر کیا۔ ملک کافور نے سلطان علاؤدین خلجی کی بیوہ سے شادی بھی کر لی، لیکن ایک روز چند ہجڑوں نے مبارک شاہ کو قید سے آزاد کرا لیا۔ مبارک شاہ خلجی نے ملک کافور کو قتل کر دیا اور 3 ماہ تک دلی سلطنت کے سلطان رہنے والے اپنے 6 سالہ بھائی شہاب الدین عمر خلجی کو اندھا کر کے گوالیار کے قلعہ میں قید کر دیا، جہاں کچھ روز کے بعد اس کی موت واقع ہوئی۔ اب مبارک شاہ خلجی دلی سلطنت کا سلطان بن چکا تھا۔ مبارک شاہ خلجی 1316 سے 1321 تک 5 سال تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ مبارک شاہ خلجی منفی کردار کا حامل بادشاہ تھا۔ اس کی کئی حرکات و سکنات ایسی تھیں جو کہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہیں۔ مبارک شاہ خلجی نے ایک خوبصورت ہندو لڑکے سے شادی کر رکھی تھی اور اسے خسرو خان کا نام دیا۔ مبارک شاہ خلجی کے بعد خسرو خان ہی دلی سلطنت کا طاقتور شخص تھا۔ 1321 میں خسرو خان نے مبارک شاہ خلجی کو قتل کر دیا اور خود دلی سلطنت کا بادشاہ بن بیٹھا۔ خسرو خان چونکہ ہندو تھا، لہذا اس کے بادشاہ بننے کے بعد ہندو وزیروں کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ خسرو خان کا بادشاہ بننا بہت سے مسلمان کمانڈروں، وزیروں اور گورنروں کو قابل قبول نہیں تھا۔ غیاث الدین تغلق جو کہ اس وقت دیپال پور کے گورنر تھے اور علاؤدین خلجی کے دور حکومت میں ملتان کے گورنر بھی رہ چکے تھے، انہوں نے خسرو خان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور جنگ شروع کی۔ اس لڑائی کے دوران خسرو خان بھاگ نکلا، لیکن بعد میں وہ پکڑا گیا اور قتل ہوا اور اس طرح سے خلجی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ خلجیوں کے بعد تغلق سلطنت کا آغاز ہوا۔ تغلق سلطنت 1321 سے 1414 تک تقریباً 93 سال تک قائم رہی۔ یہ سلطنت ہندوستان کے زیادہ تر علاقوں پر مشتمل تھی، جس کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ غیاث الدین تغلق 1321 سے لے کر 1325 تک تقریباً 4 سال کے لیے دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ غیاث الدین تغلق کے دور میں شاندار فتوحات ہوئیں۔ غیاث الدین تغلق نے تغلق آباد قلعہ کی تعمیر شروع کروائی۔ یہ قلعہ دلی انڈیا میں آج بھی اپنی خستہ حالت میں موجود ہے۔ غیاث الدین تغلق کا مقبرہ دلی انڈیا میں واقع ہے۔ غیاث الدین تغلق کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد بن تغلق، جو محمد شاہ تغلق کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، وہ 1325 سے 1351 تک تقریباً 26 سال تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ محمد شاہ تغلق کی وفات سندھ میں ہوئی اور اس کا مقبرہ دلی میں واقع ہے۔ محمد شاہ تغلق کے بعد اس کا چچا زاد بھائی یعنی غیاث الدین تغلق کا بھتیجا سلطان فیروز شاہ تغلق دلی تاج و تخت کا وارث بنا۔ وہ 1351 سے لے کر 1388 تک تقریباً 37 سال تک حکومت کرتا رہا۔ سلطان فیروز شاہ نے فیروز شاہ کوٹلہ کے نام سے ایک چھوٹا قلعہ بھی تعمیر کروایا جو آج بھی قائم ہے۔ اس کے علاوہ دلی میں واقع فیروز شاہ کوٹلہ کرکٹ اسٹیڈیم بھی ان کے نام سے منسوب ہے۔ سلطان فیروز شاہ کا مقبرہ بھی دلی انڈیا میں واقع ہے۔ فیروز شاہ تغلق کے بعد اس کا پوتا تغلق خان دلی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ تغلق خان 1388 سے 1389 تک بادشاہ رہا۔ تغلق خان کے بعد فیروز شاہ تغلق کا ایک اور پوتا اور ظفر خان کا بیٹا ابو بکر شاہ تغلق دلی سلطنت کا حکمران بنا۔ ابو بکر شاہ تغلق 1379 سے 1390 تک صرف 1 سال تک بادشاہ رہا۔ ابو بکر شاہ تغلق کو اپنے چچا ناصر الدین محمد فیروز تغلق کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ناصر الدین محمد تغلق نے ابو بکر شاہ کو شکست دے کر میرٹھ کے قلعے میں قید کر دیا، جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ ناصر الدین محمد تغلق 1390 سے 1394 تک دلی کے تخت پر براجمان رہا۔ ناصر الدین محمد تغلق کے بعد اس کا بیٹا علاؤدین سکندر المشہور ہمایوں تغلق بادشاہ بنا، لیکن 1.5 ماہ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں تغلق کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ناصر الدین محمود تغلق دلی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ ناصر الدین محمود تغلق 1394 سے 1413 تک تقریباً 19 سال تک بادشاہ رہا۔ 1413 میں ناصر الدین محمود تغلق کی موت کے ساتھ ہی تغلق سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے 1 سال تک دولت خان لودھی دلی سلطنت کا بادشاہ رہا، لیکن جلد ہی ملتان اور لاہور کے گورنر سید خضر خان نے دلی کی جانب پیش قدمی کی اور دولت خان لودھی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور اس طرح سے دلی کے تاج و تخت پر سید سلطنت قائم ہوئی۔ یہ سلطنت 1414 سے 1451 تک تقریباً 37 سال تک قائم رہی۔ سید خضر خان سید سلطنت کے پہلے بادشاہ بنے۔ خضر خان 1414 سے 1421 تک 7 سال تک دلی پر حکومت کرتے رہے۔ خضر خان کے بعد اس کا بیٹا مبارک شاہ دلی تخت کا وارث بنا۔ مبارک شاہ
1421 से 1434 तक तकरीबन 13 साल तक दिल्ली सल्तनत का बादशाह रहा। मुबारक शाह 1434 में कत्ल हुआ। उसका मकबरा कदीम दिल्ली शहर में कोटला मुबारकपुर में वाक़ है। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह अगले 11 साल तक यानी 1434 से 1445 तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा। मोहम्मद शाह का मकबरा लोधी बाग दिल्ली भारत में वाक़ है। मोहम्मद शाह की वफात के बाद उसका बेटा आलम शाह दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बना। आलम शाह 1445 से 1451 तक बादशाह रहा, लेकिन उसकी हुकूमत बहुत ज्यादा कमजोर थी, जिसका फायदा बहलोल खान लोधी ने उठाया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और यूं सैयद खानदान की सल्तनत का खात्मा हुआ और भारत में लोधी खानदान की सल्तनत का आगाज हुआ। लोधी सल्तनत 1451 से 1526 तक तकरीबन 75 साल तक कायम व दायम रही। लोधी सल्तनत का नक्शा आप देख रहे हैं। लोधी सल्तनत के पहले बादशाह सुल्तान बहलोल खान लोधी ने 1451 से 1479 तक तकरीबन 48 साल तक हुकूमत की। उनकी सल्तनत में ग्वालियर, जौनपुर और उत्तर प्रदेश के कई इलाके शामिल थे। बहलोल खान लोधी का मकबरा चराग दिल्ली में वाक़ है। बहलोल लोधी की वफात के बाद उसका होनहार बेटा सिकंदर खान लोधी बादशाह बना। सिकंदर लोधी 1479 से 1517 तक तकरीबन 28 साल तक हुकूमत करता रहा। सिकंदर लोधी शायरी भी किया करता था और उसने 9000 सत्रों पर मुश्तमिल फारसी जबान में एक दीवान भी लिखा। दिल्ली में मौजूद लोधी बाग लोधी सल्तनत की यादगार है। इसी लोधी बाग में सिकंदर लोधी का मकबरा भी वाक़ है। सुल्तान सिकंदर लोधी की वफात के बाद उसका बेटा इब्राहिम खान लोधी बादशाह बना। इब्राहिम लोधी 9 साल तक यानी 1517 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करता रहा। अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली जंग हुई, जिसमें अफगानिस्तान से आने वाले जहीरुद्दीन बाबर ने न सिर्फ इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी, बल्कि इब्राहिम लोधी इस जंग में मारा भी गया। इब्राहिम लोधी का मकबरा भारतीय रियासत हरियाणा के इलाके पानीपत में वाक़ है। इब्राहिम लोधी की मौत के बाद लोधी सल्तनत का खात्मा हो गया और मुगल सल्तनत का आगाज हुआ। मुगल सल्तनत का आगाज 1526 में हुआ और उसका खात्मा 1857 में हुआ। जबकि 15 साल तक सूरी सल्तनत भी कायम रही, तो मजमूई तौर पर मुगल खानदान ने 316 साल तक दिल्ली के तख्त पर हुकूमत की। मुगल सल्तनत का नक्शा आप देख रहे हैं, जो जाहिर करता है कि काबुल से लेकर कलकत्ता और चिटागांग तक मुगलों ने हुकूमत की। मुगल बादशाहों की सबसे बड़ी ताकत उनकी जंगी महारत थी। गन पाउडर और तोप मशीनों का इस्तेमाल मुगलों ने शुरू किया। मुगलों ने अपने दौरे हुकूमत में न सिर्फ जंगी साजो सामान में तरक्की की, बल्कि उन्होंने बड़े बड़े किले, छावनियां, बागात, मसाजिद और फवारे भी तामीर करवाए और एक बेहतरीन हुकूमत चलाकर दिखाई। मुगल सल्तनत के बानी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 से 1530 तक दिल्ली सल्तनत के बादशाह रहे। 1530 में 47 साल की उम्र में बाबर का इंतकाल हुआ। बाबर का मकबरा अफगानिस्तान के शहर काबुल में बागे बाबर में वाक़ है। बाबर के इंतकाल के बाद उसका बेटा नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं मुगल सल्तनत का दूसरा बादशाह बना। हुमायूं 1530 से 1540 तक बादशाह रहा। हुमायूं के दौरे इक़्तिदार के आखिरी 2-3 सालों में उसका मुकाबला शेर शाह सूरी से हुआ। शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को शिकस्त दी और उसे जिला वतन होने पर मजबूर कर दिया और यूं मुगल सल्तनत का आर्जी तौर पर खात्मा हुआ और सूरी सल्तनत का आगाज हुआ। सूरी सल्तनत 1540 से लेकर 1555 तक तकरीबन 15 साल तक कायम रही, जिसका नक्शा आप देख रहे हैं। और फरीद खान अल मशहूर शेर शाह सूरी पहले सूरी बादशाह बने। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक तकरीबन 5 साल तक बादशाह रहे। शेर शाह सूरी की कई यादगार तामीरात में से एक जीटी रोड की तामीर और बहाली थी। ये शाहराह चिटागांग बंगाल से शुरू होकर लाहौर से काबुल तक पहुंचती है। शेर शाह सूरी का इंतकाल 1545 में हुआ और उनका मकबरा रियासत बिहार इंडिया के इलाके ससारम में वाक़ है। शेर शाह सूरी के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी अगले 9 साल तक यानी 1545 से 1554 तक बादशाह रहा। इस्लाम शाह सूरी का मकबरा अपने बाप की कब्र से 1 किलोमीटर दूर ससारम में ही वाक़ है। 1554 में इस्लाम शाह सूरी की वफात के बाद उसका 12 साल बेटा फेरोज शाह सूरी चंद रोज तक बादशाह बना रहा, जिसे शेर शाह सूरी के भतीजे आदिल शाह सूरी ने कत्ल कर दिया और आदिल शाह सूरी खुद बादशाह बना, लेकिन वो भी सिर्फ 1 साल तक हुकूमत कर सका और 1555 में उसे भी कत्ल कर दिया गया। आदिल शाह सूरी के कत्ल के बाद उसका बहनोई इब्राहिम शाह सूरी चंद माह तक बादशाह बना। इब्राहिम शाह सूरी के बाद सिकंदर शाह सूरी दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना, लेकिन वो भी हुकूमत करने में नाकाम रहा। ये वो वक्त था जब मुगल बादशाह हुमायूं दर बदर फिरने और 15 साल की जिलावतनी के बाद एक बार फिर से ताकतवर हो चुका था।
हुमायूं ने अपने लश्कर के हमरा सूरी बादशाहों से कई जंगें लड़ी और वो अपनी हुकूमत वापस लेने में कामयाब रहा और वो अगले 11 माह तक पूरे हिंदुस्तान का बादशाह रहा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली भारत में वाक़ है। हुमायूं की मौत के बाद उसका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह बना। अकबर ने निस्फ सदी तक पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की और उसे अकबर द ग्रेट के नाम से याद किया जाता है। जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605 तक तकरीबन 49 साल तक शहनशाह हिंदुस्तान रहा। अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में फतेहपुर सिकरी शहर बसाया जो आज भी मुगल फन तामीर की यादगार है। इसी शहर में 1605 में अकबर का इंतकाल हुआ। अकबर का मकबरा भारतीय शहर आगरा के इलाके सिकंदरा में वाक़ है। अकबर की वफात के बाद उसका बेटा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर बादशाह बना। जहांगीर 1605 से 1627 तक तकरीबन 22 साल तक हिंदुस्तान का बादशाह रहा। जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में वाक़ है। जहांगीर के बाद उसका बेटा शहाबुद्दीन शाहजहां हिंदुस्तान का बादशाह बना। शाहजहां 1627 से लेकर 1657 तक करीबन 30 साल तक शहनशाह हिंद रहा। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के दौरे हुकूमत में ही तामीर हुआ। शाहजहां की तामीर करदा कई यादगार इमारतों में से एक ताजमहल आगरा है। ताजमहल का शुमार दुनिया के 7 अजूबों में होता है। शाहजहां का मकबरा भी ताजमहल आगरा में वाक़ है। शाहजहां की मौत के बाद उसका बेटा मुहय्युद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर बादशाह बना। औरंगजेब आलमगीर 1658 से लेकर 1707 तक तकरीबन 49 साल तक शहनशाह हिंदुस्तान रहा। औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत मुगल तारीख की सबसे ज्यादा वसीअ-व-अरीज़ हुकूमत थी। औरंगजेब ने कई किले, इमारतें, शहर और मसाजिद तामीर करवाई। औरंगजेब का मकबरा भारतीय रियासत महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद के शहर खुलदाबाद में वाक़ है। 1707 में औरंगजेब के बाद उसका बेटा मोहम्मद आजम शाह सिर्फ 3 माह तक बादशाह रहा। मोहम्मद आजम शाह के बाद औरंगजेब का एक और बेटा बहादुर शाह अव्वल 1707 से 1712 तक 5 साल तक बादशाह रहा। बहादुर शाह अव्वल के बाद उसका बेटा मिर्जा जहांदार शाह 1 साल के लिए 1212 से 1213 तक बादशाह रहा। मिर्जा जहांदार शाह को उसके भतीजे फर्रुखसियार ने कत्ल कर दिया और वो खुद 1713 से 1719 तक 6 साल तक बादशाह रहा। फर्रुखसियार के बाद उसका चचाजाद भाई रफीउद्दर्जात सिर्फ 4 माह तक बादशाह रहा। रफीउद्दर्जात के बाद उसका भाई रफीउद्दौला भी सिर्फ 3 माह तक बादशाह रहा। रफीउद्दौला जिस्मानी और जहनी तौर पर माजूर था। रफीउद्दौला और उसका भाई रफीउद्दर्जात दोनों ही दिल्ली में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मदफून हैं। रफीउद्दौला के बाद नेकसियार को बादशाह के तौर पर सामने लाया गया। नेकसियार औरंगजेब आलमगीर का पोता था। चंद हफ्तों में ही नेकसियार की भी छुट्टी हो गई और नेकसियार के बाद मिर्जा मोहम्मद शाह हिंदुस्तान का बादशाह बना। मोहम्मद शाह बहादुर शाह अव्वल का पोता था लेकिन वो सिर्फ 1 साल तक यानी 1719 से 1720 तक हुकूमत कर पाया। मिर्जा मोहम्मद शाह के बाद रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात का भाई मिर्जा मोहम्मद इब्राहिम भी चंद माह तक हुकूमत कर सका। मिर्जा मोहम्मद इब्राहिम के चचाजाद भाई मिर्जा मोहम्मद शाह ने उसे कैद करवाया और दोबारा वो खुद शहनशाह हिंदुस्तान बन गया। मिर्जा मोहम्मद शाह तारीख की किताबों में अयाश तरीन और रंगीला बादशाह के तौर पर जाना जाता है। मिर्जा मोहम्मद शाह के दौर से ही मुगल सल्तनत डगमगाना शुरू हो गई थी और मुख्तलिफ खुद मुख्तार रियासतें बन गई थीं और रही सही कसर नादिर शाह के दिल्ली पर हमले ने पूरी कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी रोज बरोज ताकतवर हो रही थी। मिर्जा मोहम्मद शाह 1720 से लेकर 1748 तक तकरीबन 28 साल तक दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान रहा। मिर्जा मोहम्मद शाह दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में मदफून है। मिर्जा मोहम्मद शाह के बाद उसका बेटा अहमद शाह बहादुर दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना और वो इस ओहदे पर 1748 से 1754 तक 6 साल तक रहा। मिर्जा अहमद शाह बहादुर के बाद उसके बाद मोहम्मद शाह का चचाजाद भाई आलमगीर सानी दिल्ली के तख्त पर विराजमान हुआ। आलमगीर सानी जहांदार शाह का बेटा और बहादुर शाह अव्वल का पोता था। आलमगीर सानी 1754 से 1759 तक 5 साल तक बादशाह रहा। आलमगीर सानी के बाद शाहजहां सोम 1760 तक 1 साल तक बादशाह रहा। शाहजहां सोम मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के सबसे छोटे बेटे मोहम्मद कामशाह का पोता था। शाहजहां सोम के बाद आलमगीर सानी का बेटा शाह आलम सानी 1760 से 1806 तक 46 साल तक दिल्ली का बादशाह रहा। शाह आलम सानी के बाद उसका बेटा अकबर शाह सानी 1806 से 1837 तक 31 साल तक दिल्ली के ताजो तख्त का मालिक रहा। अकबर शाह सानी के बाद उसका बेटा बहादुर शाह दोम जो कि बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है वो दिल्ली का बादशाह बना। बहादुर शाह जफर 1837
1837 से लेकर 1857 तक तकरीबन 20 साल तक बरसगीर पाक व हिंद का आखिरी मुसलमान और आखिरी मुगल बादशाह रहा। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद अंग्रेजों का पूरे बरसगीर पर गलबा हो गया। दिल्ली के ताज व तख्त और बादशाहत का खात्मा हो गया। बहादुर शाह जफर को कैदी बना लिया गया और कुछ अरसे बाद आखिरी शाह हिंदुस्तान को बर्मा के शहर रंगून में जिला वतन कर दिया गया। 1862 में बहादुर शाह जफर की वफात हुई और बर्मा में ही उनकी कब्र बनाई गई। बर्मा का नया नाम म्यांमार है। म्यांमार के शहर यंगून में बहादुर शाह जफर का मकबरा आज भी मुगल सल्तनत के जवाल का पता दे रहा है। कई हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सरबराहान मुमलिकत बहादुर शाह जफर की कब्र पर हाजिरी दे चुके हैं। दोस्तों, ये तो थी सरजमीन हिंदुस्तान पर मुसलमानों की 800 साला हुकूमत की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो पर अपनी राय लाजमी दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर।